हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं फसल बीमा योजना। तो ये नया लेक्चर है फसल बीमा योजना, ठीक। तो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पार्ट कर रहे थे, मे बी 5th लेक्चर होगा, तो एक आध लेक्चर में और एग्रीकल्चर शायद ख़त्म हो जाए। देन वी विल डू द नेक्स्ट लेक्चर लाइक इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल दैट। तो इकोनॉमी ऐसे कर करके थोड़ा बहुत मे बी 5-6 दिन या जो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट एज क्विक एज पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनरोलमेंट फार्मर्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्रॉस कर गया है 40 मिलियन। तो जो फार्मर्स का इनरोलमेंट है किसमें, फसल बीमा योजना में। क्या है फसल बीमा, किसका बीमा कराना है, इंश्योरेंस किया जाता है, क्रॉप का इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, आप कुछ प्रीमियम देते हो इस इंश्योरेंस में, ठीक। उस प्रीमियम देते हो, मान लो कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ही कर रही है, आपने इसको कुछ कम पैसा दिया, लेसर अमाउंट आप पे करते हो, ठीक है। और मान लो कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें जो भी कॉस्ट होगा ये कंपनी बेयर करेगी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती है तो इसमें कंपनी का थोड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि इसको कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसी से ये क्रॉप है। तो अब क्रॉप का इंश्योरेंस कराओगे आप, क्यों इंश्योर कराते हो, ठीक है, इसके लिए आपको कंपनी है एक, आपको इसको प्रीमियम पे करना है। और ये कंपनी जो है क्या करेगी कि आपका जो क्रॉप लॉस हो गया अगर, ठीक है, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ गई, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, या रेनफॉल, मानसून रेनफॉल जो है, रेनफॉल मानसून रेनफॉल ये आई नहीं, ये मतलब कम थी, तो ये सब सारी वेरिएशन आ गया इसमें। तो ये सब में अगर क्रॉप लॉस होता है यहाँ पे, तो दैट द लॉस का जो बेयर करेगी ये कंपनी पे करेगी, ठीक है। तो अब इसीलिए किसान जो है इंश्योरेंस लेता है, ठीक है। अब इसमें 40 मिलियन फार्म, इसमें इंटरेस्ट तय किया जाता है कितना इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी वो क्रॉप लोन पे चलिए इंटरेस्ट सबवेंशन। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ, एन इंक्रीज फ्रॉम 27%, ठीक। तो 31 पॉइंट, तो 40 मिलियन चला गया है फ्रॉम 31.5 मिलियन से, अब 40 मिलियन जो है किसान ये आपके इंश्योर्ड हैं। फिर क्लेम जो है अराउंड 500 पेड एज क्लेम्स टू फार्मर्स, ठीक है, अंडर PMFY फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम। तो 100 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम पे कितना मिलेगा, 500 रुपया, ठीक है। आइए फसल बीमा के बारे में देखते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव है फसल बीमा योजना के। तो ये DG क्लेम याद कर लीजिएगा, DG क्लेम, इसमें क्या है, क्लेम्स आर वर्कड आउट थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है। तो एक पोर्टल है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, NCIP, इसके थ्रू जो है सारा क्लेम जो है वो किया जाता है। तो क्रॉप लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो किसान क्लेम कर रहा है कि हमें इतना प्रीमियम देने दिया है जो हमें, तो इतना पैसा मिलना चाहिए जो भी इनको वादा किया गया था, तो वो सारा जो है ऑल इट इज़ वर्कड आउट, ठीक है। तो फसल बीमा आपने करा, आपको पैसे वैसे कई बार होता है कि डिले हो जाता है, कई बार डिले हो जाता है, कई बार जो आपको इंश्योर्ड अमाउंट है वो कम मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ 100 रुपीज़ प्रीमियम की 500 रुपये था, तो 500 से कम दे दिया, कई बार पेमेंट लेट हो जाता है, तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है, कंपनीज़ नहीं दे रही हैं। दैन स्टेट्स के बाद फाइनेंशियल, स्टेट्स भी हेल्प आउट करता है, तो फाइनेंशियल क्रंच है स्टेट के पास, तो दैट्स ऑल द रीज़न। देखिए क्रॉपिक क्या है यहाँ पे, क्रॉपिक की PCS में आ सकता है, IAS में क्रॉपिक पूछ लेगा क्या है। तो देखिए मेंस अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्री के लिए भी आप तैयार करते हो उसमें। तो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप की फ़ोटो और रियल टाइम ऑब्जर्वेशन डेटा मिल जाएगा क्रॉपिक से। पिक क्रॉप, देखो मे बी ऐसा है, क्रॉप तो क्रॉप होता है, ये पिक माने फोटो होती, क्रॉप माने क्रॉप, तो दैट्स P इज कॉमन वर्ड, तो ये क्रॉपिक हो गया। तो क्रॉप्स की फ़ोटोज़ हो गई। ये कुछ मैटर था, लेट मी सी आउट क्या है ये। चलिए आइए वेदर यहाँ पे और देखते हैं। एक विंड्स पोर्टल है, तो एक विंड्स पोर्टल भी याद रखिएगा आप लोग। विंड्स पोर्टल क्या है, ये वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क है और डेटा सिस्टम है, ठीक। तो विंड्स के बारे में, ये वेदर के बारे में जानकारी देगा पोर्टल। और ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम है येस्टेक मैनुअल, तो ये बीमा योजना से, तो ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन येस्टेक मैनुअल, तो ईल्ड को एस्टिमेट करेगा ये वाला पोर्टल। और डोर एड ऐप है या सहायक ऐप है, क्या नाम है यहाँ पे, और डोर एनरोलमेंट ऐप, ठीक है, एड या सहायक, ठीक है। तो डोर टू डोर, यहाँ पे जो एनरोलमेंट ऐप है ये डोर टू डोर कह लीजिए। इसमें क्या होगा, डोर टू डोर इनरोलमेंट ऐप में है कि किसान है तो फार्मर के घर, ये कंपनी है तो ये कंपनी का एजेंट होगा, ये जो कंपनी बीमा कर रही है, बीमा कंपनी है, ठीक है, ये बीमा कंपनी है, तो इसका एक एजेंट होगा, ये एजेंट, कोई एक एजेंट आएगा और ये फार्मर से मीट करेगा, ठीक है। और इसको आप फार्मर को क्या करना है, दे हैव टू इनरोल ऑन द ऐप पे इनरोल करेंगे और इस पर कॉल वॉल करनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके माध्यम से जो बीमा कंपनी है ये इनके घर घर जाएंगे और इनको इनरोल कराएंगे। तो उसके लिए क्या आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से फिर क्या हुआ कि जो
कोई भी एजेंट होगा वो आपको घर जाएगा और आपका बीमा आसानी से हो जाएगा। तो ये घर बैठे आप कॉल करना होगा एक आपको, तो बीमा एजेंट को कॉल करना होगा, ठीक है। अब वो आपके घर आके आपको एनरोल करवा देगा। तो ये घर बैठे आप डोर एनरोलमेंट ऐप, ADA सहायक ऐप हो गया। तो फॉर दैट, तो घर बैठे आपने बीमा करवा लिया, ठीक। तो आपको जाना वाना नहीं पड़ेगा, सब ऑनलाइन पोर्टल, इसीलिए फिजिकलिटी को कम करता है, ठीक है, फिजिकलिटी, ठीक है। बहुत जाना दौड़ भाग ये सबसे, इससे कई चीज़ें आती हैं, ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है। जैसे आपने शिकायत दर्ज कर ली है, कोई प्लेटफॉर्म है, अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इस पर आपने शिकायत दर्ज कर ली, अब ऐसे आप शिकायत दर्ज करोगे, कहीं भी ऑफिस में जाओगे, दौड़ भाग करोगे, फिर शिकायत कोई रिसीव करे। यहाँ ऑनलाइन पे जब आप शिकायत डाल दी तो इसका सर्विलांस ईजी से हो जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब जैसे आपने शिकायत दर्ज की, क्या प्रॉब्लम है क्या, तो इसकी जो है इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अब वो जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, जो भी चेक वेक करती हैं, वो यहाँ एक्सेस कर सकती हैं। कोई चेक करने की इंस्पेक्शन अथॉरिटी, वो देखेगी अरे यहाँ पोर्टल पर शिकायत है, क्यों नहीं निस्तारण हुआ, तो विजिबिलिटी आ गई, एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर्सनली आप एक आदमी गया शिकायत करने, ये अधिकारी बड़ा बैठा हुआ है, आपने दिया पर्चा वर्चा, इसको संज्ञान ले ना ले, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसे फाड़ फूड़ के फेंक दे भाई, प्लेटफॉर्म पे तो फिजिकलिटी खत्म हो गई ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब वहाँ फाड़ फूड़ के क्या फेंकोगे, कहाँ से मिटाओगे, एक बार दर्ज हो गया हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आइए, ठीक है, ये सब है। फिर यहाँ पे देखिए, तो घर बैठे आपको फ़ोटो मिल जाएगी क्रॉपिंग के ज़रिए, विंड के ज़रिए, आप विंड्स पोर्टल के ज़रिए। तो देखो, जो एग्री स्टैक है, इसका भी यही काम है। एग्री स्टैक ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया, तो इसको भी यूज़ कर रहा है किसान कर सकता है, और बहुत ईजी कम कर देगा एग्री स्टैक वाला काम। फिलहाल यहाँ बीमा योजना से रिलेटेड थी, तो देखने यील्ड एस्टिमेशन, यस्टेक ऐप है यील्ड एस्टिमेशन के लिए। तो यस्टेक ऐप हो गया कौन सा, सॉरी, यील्ड एस्टिमेशन के लिए। देन डोर टू डोर एनरोलमेंट हो गया। फोरकास्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग, अब ये एग्रोमेट्रोलॉजी और स्पेस का सैटेलाइट डेटा ये सब यूज़ करके लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन फसल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि एग्रोमेट्रोलॉजी यूज़ किया जाएगा, लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन होगा जो फसल प्रोजेक्ट में आता है। तो ये फसल प्रोजेक्ट है, और फसल प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो फसल प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म होता है फोरकास्टिंग, फोरकास्ट कर लेना ना F से, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, नहीं, आउटपुट यूजिंग स्पेस एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी, तो ये चीज़ है, फोरकास्ट कर लेगा। इसमें क्या चीज़ फोरकास्ट होगी फसल में, फोरकास्ट क्या है, एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है, यूजिंग स्पेस एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी को यूज़ करके, ठीक, तो ये फसल हो गया। ये जो फसल वाला प्रोजेक्ट है, ये में भी स्टार्ट हुआ था 2005 में, तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ये 2005 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, फसल प्रोजेक्ट। और इट इज़ अभी ये महानालोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर द्वारा रन किया जाता है। किसके द्वारा रन किया जाता है, महानालोबिस का नाम पढ़ा है ना अपनी इकोनॉमी में, ठीक है, महानालोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर। तो नेशनल महानालोबिस क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, ठीक है, 2005। फिर यहाँ पे आइए देखा जाए, नेशनल NADMS है, क्या है यहाँ पे NADMS। तो ये जो वाला डायग्राम, सॉरी मिड थोड़ा सा दिखने का, NADMS, तो नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट किया जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट, कि कहाँ पे आया सूखा उखा पड़ा, और उसको मॉनिटर करना NADAMS से, NADAMS, ठीक। फिर देखिए NADAMS का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, जो NADAMS है, NADAMS, तो NADAMS क्या है, ये नेशनल एग्रीकल्चरल, मैं लिख देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो N से नेशनल हो गया, A से एग्रीकल्चरल हो गया, और D से ड्रॉट हो गया। A से फिर क्या होगा, ड्रॉट असेसमेंट, फिर M से मॉनिटरिंग, और S से सिस्टम। तो टोटल इसका नाम क्या पड़ गया, नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये हो गया।
तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं, ड्रॉट की कंडीशंस को देखेगा, फोरकास्ट करना है, ये सब सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में डेटा प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी हेल्पफुल टू फार्मर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, बस यही हो गया। आइए आगे देखा जाए। और इसरो का एक और जियो प्लेटफॉर्म है भुवन, जो डाटा प्रोवाइड करेगा प्लांटेशन पे, पेस्ट रेजिस्टेंस पे, वेदर पे। तो जियो प्लेटफॉर्म है भुवन, क्या नाम है इसका, भुवन। ये क्या करेगा, डाटा देगा प्लांटेशन पे, पेस्ट सर्विलांस पे और वेदर पे। वेदर की डाटा, पेस्ट सर्विलांस की डाटा और प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन कौन कौन सा पौधा है, क्या है सब। फिर आइए देखिए चैलेंजेस क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। चैलेंजेस आइए देखा जाए। पहला है हायर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी। अब हुआ क्या कि हायर कॉस्ट क्या, प्रीमियम सब्सिडी, कई स्टेट्स जो हैं दे द क्लेम्स हैव एक्सीडेड द ग्रॉस प्रीमियम एंड द स्टेट्स पे सब्सटेंशियल। तो स्टेट पे नहीं कर पाता, एक पार्ट पे करता है, क्योंकि जो क्लेम किया गया है, जो भी प्रीमियम है उससे ज़्यादा चला गया। तो क्लेम हैज़ बीन मोर देन द ग्रॉस प्रीमियम जो पे करना है। तो एक तो फाइनेंशियल क्रंच ऐसे ही स्टेट के पास है, पैसे वैसे नहीं है। दूसरा, प्रीमियम डिडक्टेड फ्रॉम नॉन पार्टिसिपेटिंग फार्मर, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर अबाउट द प्रोसीजर टू ऑप्ट आउट ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्या हुआ, अगर अवेयरनेस नहीं है, किसान अवेयर नहीं है कि कैसे ही कैन ऑप्ट आउट ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो कैसे बाहर निकलना है स्कीम से। उससे क्या होता है कि ये तो ऑलरेडी स्कीम के अंदर है और इसको बाहर निकलने का मन है, तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग फार्मर हो गया, क्योंकि इसको बाहर निकलने का इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर अमंग द फार्मर्स अबाउट द प्रोसीजर। तो इस आदमी को तो प्रोसीजर पता नहीं कैसे बाहर आ जाए, पर जब प्रोसीजर बाहर नहीं आ पाया, तो ये जो अभी भी ये स्कीम का ये भी पार्टिसिपेंट है, तो अब ये ऐसे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गया बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कैसे स्कीम, बट पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो जो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से इसके पैसा कट हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसा जो होगा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिडक्ट, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ फार्मर, विदाउट फार्मर कंसेंट। तो फार्मर के कंसेंट के बिना अब ये एक फार्मर ये चाहता है कि हम स्कीम से बाहर आ जाएं, तो प्रोसीजर के जटिलता की वजह से इसको पता नहीं है कि ऑप्ट आउट कैसा होना है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से, और इसको जटिलता की वजह से बाहर नहीं आ पाया, पर पैसा विदाउट कंसेंट बैंक से अपने आप कट जाएगा। तो प्रीमियम का पैसा ये जो फार्मर है इसके अकाउंट से पैसे अपने आप कटता रहता है। अब भले इससे कोई पूछा थोड़ी जाएगा, अपने आप पैसा कटता जाएगा। अब जब तक कि आपको जाएंगे, आप स्कीम में आप कहेंगे नहीं भैया हमें नहीं पार्टिसिपेट करना है, ये है वो है, सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब सारी दुविधा आ जाती हैं। देखिए दूसरा है कि क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन प्रॉब्लम। एस्टिमेशन क्या, देखिए यील्ड की डेटा लिया जाता है, ये खेत है, आप खेत में ये देखिए कोई फसल उगी है, या मान लीजिए हेल स्टॉर्म आ गया, या कुछ हो गया, लोकस्ट अटैक हो गया, या ऐसी कोई कंडीशन हुई, पानी नहीं मिला, मानसून, तो कई कंडीशन में देखो यील्ड हुई, तो अब यील्ड के डेटा नहीं है प्रॉब्लम। अगर मान लो यील्ड का डेटा ना होने की वजह से कंपनी जो होती है पैसा नहीं देती, फिर क्यों पे ऑफ करेगी, क्यों पे करेगी कंपनी। अब क्यों, कि उनके पास डेटा नहीं है, और ये किसान कह रहा है कि नहीं मेरी देखो फसल ख़राब हो गई, पर यील्ड का डेटा है नहीं कि यील्ड मेरा कम हुआ है, तो यील्ड कम हुआ है, पर कंपनी कह रहा है नहीं यील्ड ज़्यादा है, तो यील्ड पैसा नहीं देगा कंपनी। तो यील्ड जो डाटा आए प्रॉपर, तो उसके हिसाब से कंपनी आपको देगी। तो जियो सैटेलाइट यूज़ करना, जियो टैग करना, ये सब सारी चीज़ें हैं, और उसमें जाए कंपनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी करती है, ज़बरदस्ती नहीं देती है। अच्छा हाँ तुम्हारी तो यील्ड है यार, तुम दिखा रहे हो कम है, तो बहुत मसले मसाले होते हैं। देयर हैव बीन ए चैलेंजेस इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो ये सब चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा होता क्या है टोटल, देखिए अगर बात किया जाए तो ये अगर आप प्रीमियम अमाउंट है जो फार्मर देता है, तो ये फार्मर है, ये मान लो 2% इसके लिए कैपिंग कर दी गई कि इतना प्रीमियम देगा। कंपनी है, ये बड़ी सी कंपनी हो गई, ये करी तुम्हें 10% प्रीमियम देना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8% आया, तो ये गवर्नमेंट पे कर देती है। तो जो 8% ये है, ये सब्सिडी के फॉर्म में गवर्नमेंट पे कर देगी। ठीक है, तो ये सब्सिडी दे देगी, चलो 8% हम दे रहे हैं, कैपिंग 2% पे, और कंपनी कह रहा है 10%। अच्छा इसमें होता क्या है, कई बार क्या होता है कि क्या नाम है, कंपनी की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ बहुत पाई जाती है, डिफ़ॉल्ट कर जाती कंपनी, ज़्यादा पैसा ही नहीं दे रही है। तो कई बार कंपनी है ये फार्मर को पैसा नहीं देती, यही सब चलते कि अरे हम क्यों दें, तुम्हारा तो लॉस ही नहीं हुआ, ये सब चलते। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि कंपनी भी ब्लेम करती है सरकारों को, जो कि सरकार है, गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करता है ये प्रीमियम अमाउंट। ये जो बचा 8% हम दिखा रहे थे कि मान लो ये 2% है और यहाँ का 10% है, ये मांग रहा है कंपनी, और ये 8% जो डिफरेंस आया ये कंपनी, स्टेट और सेंटर शेयर करते हैं। तो कई बार बर्डन हो जाता है कि सरकार जो है, ये कंपनी कहती है कि यार ये सब्सिडी हमको पे नहीं किया टाइमली पेमेंट। अब ये सब्सिडी टाइमली पेमेंट ना होने की वजह से ये और फिर साइक्लिकल प्रोसेस में ये प्रीमियम इसको क्लेम देता नहीं है, पैसा देती नहीं कंपनी, ये प्रीमियम जमा करता जा रहा है, पर ये कंपनी दे नहीं रही। क्यों, कंपनी कह रही भैया हमें तो सब्सिडी मिली नहीं सरकार की वजह से। ठीक है, और कई बार फार्मर भी अपने तरफ से वो कर देते हैं, चोरी कर देते हैं कि भाई नहीं, गलत तरीके से दिखा देते हैं कि यार ये मेरा लॉस हो गया है, ये है वो है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए आइए देखते हैं, पूरा समझते हैं क्या है।
सो दे इज ए क्रॉप ईल्ड एस्टिमेशन प्रॉब्लम, फिर देन है डिलेज इन सेटलमेंट, तो ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट्स के बीच में। एंड नॉन रिसिप्ट ऑफ फार्मर डिटेल कंट्रीब्यूट टू डिलेट, तो नॉन रिसिप्ट ऑफ फार्मर्स अकाउंट डिटेल, फार्मर अकाउंट डिटेल नहीं पता चलती जिसकी वजह से पेमेंट हो नहीं पाता है कि भाई कौन से किसान को देना है, देखिए ये वाली भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो देर इज़ अ ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट किसके, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और स्टेट्स के बीच में ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड द नॉन रिसिपिएंट फार्मर्स अकाउंट डिटेल, और क्या हुआ, नॉन रिसिपिएंट फार्मर अकाउंट डिटेल कंट्रीब्यूट टू डिलेट पेमेंट, तो इनके अकाउंट डिटेल प्रॉपर ना होने की वजह से और डिलेट पेमेंट हो जाती है। ऑल ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट, स्टेट कह रहा है कम ईल्ड हुई है, सरकार कह रही है, कंपनी कह रही है नहीं नहीं, तो ईल्ड से रिलेटेड जो है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ईल्ड बेस्ड, फसल बीमा योजना इज ईल्ड बेस्ड, भाई ईल्ड कम हुई है किसी, आप सोइंग करने से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पूरा पोस्ट हार्वेस्ट तक का ये स्कीम कवर करता है। जब आप बीज बोगे, बीज दिए नहीं बीज उगा किसी वजह से, फसल उग गई पर लोकस्ट अटैक हो गया या बारिश हो गई, तो सारा तो बीज या उगा नहीं या उग गई तो फसल ख़राब हो गई, या ये सारा जो क्रॉप डैमेज होता है ये सबको ये वाली जो स्कीम है कवर करती है। और ये वाली स्कीम क्या करती है, एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है, ये डिवाइड करती है हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया, तो रिस्क बेसिस पे भी ये डिवीजन होता है, ठीक है। और ये पूरा ग्राम लेवल पे, पंचायत लेवल पे जाए, विलेज लेवल पे गया है, पंचायत लेवल पे, ठीक है, कि अलग अलग, जैसे यहाँ ये गाँव है, इस गांव में क्रॉप लॉस हुआ, ये वाला गांव है यहाँ क्रॉप लॉस नहीं हुआ, ठीक है, तो 1 में क्रॉप लॉस हुआ, 2 में नो क्रॉप लॉस, और यहाँ यस क्रॉप लॉस हुआ, तो इसको मिलेगा प्रीमियम यूमियम का जो क्लेम, पर इसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्कीम जो है ये बनाई गई है। आइए देखा जाए आगे, डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कंपनीज, तो भैया डिफ़ॉल्ट हो जाता है कंपनी के साइड से, ये सब जो है कंपनी भैया गलत सलत डेटा देती हैं कि नहीं, और अच्छा ये सब कई कंपनियाँ होती दिखाती हैं अरे हमने इतना दे दिया पर किसान को मिला नहीं, अब वो ले रही सरकार से पैसा, कई सब कंपनी ऐसे फेक कंपनी भाग जाती हैं। तो डिलेज इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग इंश्योरेंस कंपनी, जो डिफॉल्टिंग है ड्यू टू कुछ प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन की वजह से आप इनको एक्शन नहीं ले पा रहे हो कंपनीज के खिलाफ, ठीक है। तो कई कंपनी का काम क्या होता है, देखो कंपनी का एक काम होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, प्रॉफिट होगी तो काम करेगा, नहीं होगी तो नहीं, इनका गोल ही होता है। सोशल सर्विस का कोई इनका गोल वोल नहीं होता, बहुत कम कंपनीज हैं, तभी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई, तो इनका कोई ऐसा कुछ एम नहीं, मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, दीज आर मोनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कम, जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था तो यही था कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है, सर्विस तो सब देंगे, पर मान लो कोई रेल सेवा चल रही है नॉर्थ ईस्ट से लेकर के वो बिहार तक आ रही है और उसमें सवारी ज़्यादा नहीं बैठी है, फिर भी सरकारी रेल चल रहा है ना, सर्विस देने के लिए भले 1-2 आदमी है, अब प्राइवेटाइज कर दोगे तो ये तो ट्रेन ही नहीं चलाएगा यहाँ पे। चलिए आइए देखा जाए, डिफिकल्टीज टू असेस क्रॉप डैमेज। अब क्या हुआ, क्रॉप डैमेज, भैया क्रॉप कितना डैमेज है, तो इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू द लोकलाइज नेचर ऑफ द क्रॉप डैमेज और इवन फॉल्स क्लेम बाई अनस्क्रप्लस पर्सन, तो कई बार जो किसान होता है अनस्क्रप्लस फॉल्स क्लेम देता है, अरे हमारा तो नुकसान हो गया भैया हमें लाओ दो क्लेम, ठीक है, ये भी हो जाता है। अब ये समझ नहीं पाता इंश्योरेंस का कंपनी क्या, ये ड्यू टू द लोकलाइज नेचर ऑफ द क्रॉप डैमेज, ठीक है, भाई एक पर्टिकुलर जगह पे है, क्या हुआ है वहाँ, क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, और नॉन अवेलेबल डेटा ऑफ द लोकल लेवल, इस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे पाती है। चाहिए इसको कि हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील लेवल पे इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस हो, वो जा करके ब्लॉक्स में डिवाइड हो, तो भैया कंपनी तो एक सेंट्रलाइज कहीं ऑफिस होगा, भले एक डिवीज़न में हो, पर हर तहसील स्तर पर तो कंपनी के कोई अधिकारी या ये सब क्या नाम है एजेंट वेजेंट हैं, तो ये तो होते नहीं। कई बार एजेंट वेजेंट को भाई ये लोग क्या पता, जो लोग सर्विलांस करने आते हों, कंपनी के देखने आते हों, वो ये सब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ पैसा वैसा लेके करें कि भाई चलो क्लेम दिला देंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए देखा जाए, आई एम नॉट एन LIC पर्सन, इंश्योरेंस पर्सन नहीं हूँ, फिर भी ऐसे मैंने बताया, ठीक है। चलिए, या इंश्योर टाइमली रिलीज ऑफ प्रीमियम सब्सिडी। पहली बात क्या है, क्या आपको वे फॉरवर्ड करना है कि एक टाइमली रिलीज हो, क्या हो, टाइमली रिलीज किस चीज़ की हो, टाइमली रिलीज ऑफ प्रीमियम सब्सिडी, ताकि एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे, सब्सिडी पेमेंट हो जाए टाइम से और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो, तो इफिशियंसी आएगी सिस्टम में। तो एन एस्क्रो अकाउंट जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर। और ये सब्सिडी किसको देनी होती है, ये सब्सिडी कंपनी को देनी है, क्योंकि यही डिफरेंस मेंटेन करता है। भाई 2% किसान दे रहा है सब्सिडी और 8% कंपनी डिमांड, 10% मान लो कंपनी डिमांड कर रही है, 10%, तो गैप कितना हुआ 8%, तो 8% सरकार देगी, तो टाइमली इम्प्लीमेंट हो। और एक एस्क्रो अकाउंट है, एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जॉइंटली, जो क्या नाम है, दो पार्टी जो है आपस में लेन देन करती हैं, तो ट्रांजैक्शन यहाँ एस्क्रो अकाउंट में 2 पार्टीज़ के बीच में होता है, तो एस्क्रो अकाउंट में 2 पार्टीज़ में ट्रांजैक्शन होता है, पर इसको मैनेज करता है थर्ड पार्टी, तो 2 पार्टी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, बट द मैनेजमेंट इज डन बाय थर्ड पार्टी आ जाएगी जो इसका मैनेज करेगी। तो यहाँ से 2 पार्टी कौन सी हुई, सेंट्रल स्टेट हो गया ये सब और कंपनी हो गई, और थर्ड पार्टी इसको मैनेज करेगी। चलिए आइए, अब आइए देखा जाए, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
या क्लेम शुड बी रोटेड थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो जितना भी क्लेम उलेम है देना है, जितना फाइनेंस सब्सिडी देना हो चाहे क्लेम देना हो, ये सब नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के थ्रू कराया जाए। और आइए देखा जाए प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट। तो तहसील जो है डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, ज़िला बटा होता है तहसील में, एक सदर तहसील होती है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है जहाँ पे, तो वहाँ सदर तहसील सदर कहा जाता है, सदर तहसील, ठीक है। बाकी एक तहसील T1 है, मान लो T2 है, ये T3 है, T4, ये अलग अलग तहसील्स हैं। यहाँ पे एक T1 में कई नायब तहसीलदार होते हैं जो आपकी पोस्टिंग होगी, एक और यहाँ 2-2 या 3-3 नायब तहसीलदार होते हैं एक, और इसका जो तहसील का हेड होता है वो तहसीलदार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ये तहसील स्तर पर ही फिर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक BDO इसी में आते हैं, लगभग एक शायद तहसील में एक BDO होता है। तो चलिए आइए देखा जाए प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इंश्योरेंस कंपनी का होना, ये किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स को मिटिगेट किया जाए, ताकि कौन सी इन अवेलिंग द स्कीम बेनिफिट, जो भी स्कीम आई है उसका बेनिफिट ताकि किसान आसानी से ले सके, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकेगा। पेनाल्टीज़ फॉर कंपनी, इफेक्टिवली पेनाल्टी, जो डिफॉल्टर कंपनी है पैसा वैसा नहीं दे रही टाइम पे और उसको सब्सिडी भी मिल चुकी है, उसको सज़ा दी जाए। एडॉप्शन ऑफ स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक, अच्छा बाई ऑल स्टेट्स, तो क्या बाई ऑल स्टेट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सच एज सेटेलाइट डेटा और यूज़ ऑफ ड्रोन। तो भैया ड्रोन का इस्तेमाल कर लो, सेटेलाइट डेटा देख लो भैया क्रॉप लॉस वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ ज़्यादा हुआ है। देखो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, तो एक जोन बांटा गया, यहाँ ज़्यादा हाई रिस्क है तो यहाँ ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी ना कि भाई ये हाई रिस्क एरिया है, यहाँ सबको सब्सिडी वब्सिडी प्रॉपर जो प्रीमियम कवरेज मिल जाए किसानों को, और इनको कंपनीज़ को सब्सिडी मिल जाए ताकि ये कंपनी इनको क्लेम उलेम आसानी से मिल जाए इन लोगों को। तो ये हाई रिस्क एरिया, मीडियम और लो रिस्क इस तरह से डिवाइडेड है। अब देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनीज कैन प्लान टू स्पेंड ए शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट टुवर्ड्स CSR इन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम वेयर प्रॉफिट अर्न। तो जहाँ से भैया तुम कमाए हो, ठीक है, तुमने मुनाफा दिया, भाई तुमने थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लिया, तो प्रीमियम से तो कंपनी का फ़ायदा हुआ ना, प्रीमियम कोई कंपनी ली तो उससे फ़ायदा हो गया इसको, और कहीं कहीं इनको रिस्क लॉस में देना पड़ा, तो कंपनी तो ये झूठ बताती हैं। हुआ क्या है कि 2016 से बात क्या हुआ है कि लोगों में क्या हुआ, फार्मर्स में एक डिस्ट्रेस आया है और फार्मर्स जो है ग्रीवियंस ज़्यादा है। फार्मर ने कहा है कि कंपनी जो है, कंपनी हमको पैसा नहीं दे रही है, क्लेम नहीं दे रही है। कंपनी कह रही है कि हमने क्लेम तो दे दिया है, पर जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दी है, जो देखो भाई 2% फार्मर का था, 10% मांग कर रहे थे, 8% डिफरेंस था मान लो, तब ये गवर्नमेंट सब्सिडी दी, कंपनी का हमने तो 10% क्लेम दिया, हमें 8% नहीं मिला। इससे कंपनी खफा हो गई, कंपनी कह रही है हम अपना काम धंधा सब बंद कर दे। फार्मर क्या है, फार्मर कई फॉल्स क्लेम भी कर दे रहे हैं, कई बार फार्मर्स को वाकई कंपनी जो है डिफ़ॉल्ट कर गई अपने केस में, तो कुछ कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, कुछ वाकई में इनको नुकसान हो गया। तो 16 के बाद से जितना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे जाना चाहिए था, एक स्कीम बहुत अच्छी स्कीम थी ये यील्ड बेस्ड, ये सब ये उतना आगे गई नहीं। उसमें होना ये था कि फार्मर्स की जो एरिया है, क्या नाम है, जो फार्मर्स का नंबर है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया, तो एक वाइड रेंज ऑफ फार्मर्स कवर करने थे इसमें, खूब ढेर सारे। पर ये जो फार्मर्स का वो है कवरेज है, ये कवरेज जो फार्मर्स का ये रिड्यूस कर गया, फार्मर्स का कवरेज रिड्यूस कर दिया यहाँ पे। अब इससे क्या हुआ कि जब कवरेज रिड्यूस किया तो फार्मर का जो प्रीमियम रेट था जो पे कर रहा था वो बढ़ गया, तो प्रीमियम रेट बढ़ गया, तो प्रीमियम रेट बढ़ने की वजह से क्योंकि फार्मर को उतना मुनाफा मिला नहीं, अब जो है फार्मर्स और ऑप्ट आउट करने लगे। हालांकि अगर प्रीमियम रेट बढ़ेगा तो यहाँ गैप कम हो जाएगा, जो कंपनी हमारी सब्सिडी से तो सब्सिडी दे देगी, पर फार्मर को भी तो ज़्यादा देना पड़ रहा है कि भाई कितना, भाई फार्मर चाहता है कि हमें कम प्रीमियम मिले। तो यहाँ अगर ऐसा होता कि अगर ज़्यादा एरिया कवरेज एरिया ज़्यादा होता, फार्मर्स का कवरेज कह लीजिए ज़्यादा हो जाता, तो प्रीमियम कम होता, तो प्रीमियम जब कम होता तो पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते इनके, ठीक है, तब फार्मर्स इंटरेस्ट लेते और टाइमली बेसिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती रहती, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती रहती तो बहुत अच्छी बात थी ये। तो कंपनी को भी कहता है अरे हाँ, कंपनी को भी मुनाफा यहाँ हो रहा क्योंकि प्रॉपर सब्सिडी टाइमली उस पर देना था। अब क्या हुआ, ये सब्सिडी जो है सेंटर स्टेट में शेयर होती है, बस यहीं स्टेट में शेयर हो गई, सेंटर देगा और 60। अब ये जो सेंटर स्टेट में शेयर होने लगा, यहीं पर टसल शुरू हो गया। तो यहाँ टसल होने लगा, भैया 50% ये बियर करेंगे, 50% ये बियर करेंगे। पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ 90:10 है, तो 90 और 10 का रेशियो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 50-50 का रेशियो आया, 50% के लिए 50-50 का रेशियो आ गया। तो ये सारा सेंटर स्टेट टसल होने लगे। स्टेट का हमारे पास तो पैसा ही नहीं, इसीलिए कई स्टेट इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही है फसल बीमा योजना। तो ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं सब्सिडी देने में, क्योंकि भाई मान लो सेंटर 50% दे दिया तो स्टेट कह रहा हम नहीं देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई, जो जिसकी वजह से थोड़ा सा PMFBY जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिस तरीके से ग्रो करना था उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए।
अब देखिए अलाइड सेक्टर के बारे में पढ़ा जाए। अलाइड सेक्टर क्या है भाई साहब, ये अलाइड सेक्टर है क्या, एट ए ग्लांस स्टेटस ऑफ अलाइड सेक्टर। आइए देखा जाए, ये देखिए यहाँ तो ऑब्जेक्टिव दे दिया। यह हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया वो आज सारे अलाइड सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब अलाइड सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। अब अलाइड सेक्टर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, देखिए 13.36% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है लाइव स्टॉक सेक्टर का, जो 2014 से 21-22 तक का लिया गया टाइम, कंट्रीब्यूटिंग 30.19% इन द टोटल एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द 2020-21 में जो टोटल जीवीए का कंट्रीब्यूशन था वो 30.19 था, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये जो था ये अलाइड सेक्टर का क्या नाम था, ये कंट्रीब्यूशन था। आइए देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। देखिए जीवीए जो निकाला जाता है, अगर आपको जीडीपी निकालना है तो दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहाँ जीडीपी रख दो मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, बेसिक प्राइस, ठीक, प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस, जो भी टैक्स लग रहा है प्रोडक्ट पे, कोई जीडीपी कैसे अकाउंट होगा, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस जो पूरा टैक्स लगा है माइनस जो गवर्नमेंट सब्सिडी दी है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो दी है, ठीक है। अगर मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है आया है फाइनल, तो मान लो उसमें 10 रुपये का क्या नाम है टैक्स लगा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई 90, ठीक। अब मान लो इसमें 20 रुपये सरकार सब्सिडी दे दी, ठीक है। अब 20 रुपये सरकार दे दी सब्सिडी, सॉरी तो 20 रुपये सरकार सब्सिडी दे दी, तो प्लस 20 कर दो, तो अमाउंट तो इसका 110 था। देखिए 100 रुपये तो वो मान लो, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना, उसका मान लो 80 रुपये दाम था, मार्केट में जब आया तो उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स लग गया, ठीक है। अब ये 80 रुपये का था, प्लस माइनस कर दो, माइनस मान लो 5 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी, तो 5 रुपये सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट, तो अब इसका फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 80 10 90 माइनस 5, तो कितना हो गया 85 रुपये के पड़ा कि नहीं पड़ा, 10 - 5 हो गया। क्योंकि सब्सिडी जब सरकार देगी, सरकार पैसा देती है, सब्सिडी माने क्रेडिट, तो पैसा दे दी ना सरकार, जब पैसा इंड्यूस करेगी तो दाम तो कम हो जाएगा। 80 रुपये का सामान है, 10 रुपये सब्सिडी हो गई, तो ये कितने का 70 रुपये का हो गया ना, प्लस मान लो 10 रुपये का टैक्स लग गया तो 80 रुपये हो गए। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है आपको, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड फिर हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये आपका जीवीए निकल के आ जाएगा। तो आप जीडीपी यहीं छोड़ दो, ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया प्रोडक्ट टैक्सेस, तो टैक्स लगा उसको माइनस कर दो, प्लस सब्सिडी इसमें ऐड कर दो, तो दिस इज जीवीए, ठीक है। क्योंकि सब्सिडी ऐड की ना गवर्नमेंट ने, तो अब इसको क्या है यहाँ पे ऐड कर दो, सब्सिडी दिया हुआ था तो जिससे दाम कम हो गया था, ओरिजिनल दाम लाने के लिए क्या करोगे फिर आप, तो ये ऐड कर दो सब्सिडी को। टैक्स आपने लिया था वहाँ पे, ठीक है, टैक्स ले लिया था तो उससे और दाम बढ़ गया था, तो यहाँ टैक्स माइनस कर दीजिए आप, तो ओरिजिनल जो आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो खुद का कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इकोनॉमी की तरफ जीडी, तो वो इट्ससेल्फ ये कंपनी का पर्सनल वो है, ठीक है, अपना जो इसने कंपनी ने लगाया, ठीक है, अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड जो खुद से वैल्यू ऐड किया इसने अपने प्रोडक्ट में, वो यहाँ आ जाएगा जीवीए, ठीक है। चलिए इसका लेक्चर आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा जीवीए जीडीपी सब एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, ग्रोथ रेट क्या है, कंपाउंड एनुअल मतलब ये एनुअली निकाला जाता है। मान लो 2001 से लिया गया, फिर 2002 लिया गया, फिर 2003 आ गया, फिर 2004 आया, मान लो, तो अब आपने एक में कोई इन्वेस्टमेंट किया था, आपने एक में इन्वेस्टमेंट किया, फिर तो ग्रोथ रेट जो देखी जाएगी वो 4 में कितने साल की देखिए, ये 1 से 2 1 साल, 2 से 2 2 साल और 2 से 3 3 साल, तो ये 1 से तो 4 है, पर ये टोटल कवर हुआ 3 साल, तो हर एक इसमें जो है अंतराल पे कितनी ग्रोथ रेट हुई है, दैट्स द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसका पूरा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। मे बी आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट अभी, ठीक है, तो बट आई विल टेल यू, मे वेट अ मिनट। अब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे बता दें कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, सॉरी एक मिनट। अब ये जो है यहाँ पे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया था इस ईयर में, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, 2002 में कुछ आपको यहाँ रिटर्न मिला, फिर यहाँ पे कुछ एक रिटर्न मिला होगा, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा प्रॉफिट तो हुआ होगा ना आपको, फिर 4 में कोई रिटर्न, तो एक रिटर्न यहाँ हो गया, एक रिटर्न ये हो गया, एक रिटर्न ये हो गया। अब ये 3 साल का रिटर्न आ गया, 1 से 4 है तो 1 साल 2 साल 3 साल, देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो कितने 3 साल का रिटर्न,
तो अब आपको 3 साल का जो एग्रीगेट रिटर्न आया है वो CAGR से निकलेगा। और CAGR से क्या पता चलता है? CAGR से पता चलता है कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी क्या है, CAGR ज़्यादा है कि कम है, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, ठीक है, परफॉर्मेंस। ये पूरा देखो, 1 साल का तो आपको रिटर्न मिल गया, 2 साल का, पर तीनों साल का निकालना है कि कितना वेरिएशन है तीनों साल में, वेरिएशन कितना है, पहले अप गया, डाउन गया, फिर ऊपर गया। तो एक तरह से एवरेज कर लेते हैं, बट इज़ नॉट सिंपली एन एवरेज। सिर्फ सिंपली एक एवरेज नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला होता है। मतलब आप ये समझ जाओ कि ग्रोथ रेट कितना हो रहा है। अब ये 2000 मान लो 3 है 4 है, तो 2005 तक का ले लो, अगर आप 5 तक का थोड़ा सा और, तो 2005 तक का आप लोगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि आपका 4 साल आ गया, ठीक है। तो इनिशियल एक फाइनल वैल्यू लेते हैं और एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं इसमें। अब इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वैल्यू 2001 वाली हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 2004 वाली होगी। अगर मान लो 2004 वाला कंसिडर कर रहे हैं तो अभी 2004 वाला हमने कंसिडर किया, 2001, तो कितने साल का फ़र्क आया? 3 साल। अब इनिशियल वैल्यू क्या थी, ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या थी? तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। भाई इनिशियल वैल्यू में आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, फाइनल वैल्यू कितने साल बाद फाइनल हुई है। अभी फाइनल वैल्यू 3 साल पे है, 4 साल पे। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, 1/t, दिस इज द टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, -1, ये आपका CAGR आ जाता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। दिस इज द CAGR, और कुछ नहीं करना है। बस इसका मतलब ये समझिए कि आपका कंपनी का ग्रोथ कैसा चल रहा है, रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे पहले साल आपको रिटर्न मिल गया है फर्स्ट ईयर वाले में, ठीक है, पहले साल आपको ये, और सेकेंड ईयर जब आपने स्टार्ट किया सेकेंड वाले में तो रिटर्न कम मिला, थर्ड में फिर रिटर्न मिल गया। तो जब 3 साल का पूरा अंतराल देखा जाएगा तो उसमें निकाला जाएगा एक एवरेज, जो इस तरह से एवरेज इसका निकाला जाता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 1/t, टी टाइम ले लोगे इसका, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंड एक सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट भी है, पर वो दूसरा है, ठीक है, वो नॉर्मल फार्मूला होता है। मे बी आपको मैं दिखाता हूँ अभी, वो सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, पर मेनली CAGR। फॉर एग्जांपल एक मैंने नेट से एक लिया है कि एक एग्जांपल लेके, मान लीजिए 3 साल में ये जो हमने फर्स्ट ईयर और ये जो 3 साल हम देख रहे थे जो अपना पूरा वो, तो मान लीजिए 3 साल में क्या हुआ कि 100 से ये कंपनी है और ये ग्रो करके 150 चली गई है, पर ये 3 साल के अंतराल पे हुआ है। तो ये 3 साल के अंतराल पे हुआ है, तो अगर आप CAGR निकालोगे, इसका CAGR निकालोगे, तो आप 150 कर दोगे, बाई 100 कर दोगे और -1 कर दोगे। अब यहाँ लगा दोगे पावर 1/3। तो जब पावर 1/3 निकालोगे तो ये आ जाएगा कुछ, इसका एक मिनट, इसका आ जाएगा 1.5 अपॉन 1.33। तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो 1.1446 आएगी। इसका मतलब ये आता है कि ये जो मेन वैल्यू अगर आप देख रहे हो 1.1446, तो ये जो 1 थी वैल्यू, जो 1 से 1.44 हो गई, तो जो ग्रोथ हुआ है पर ईयर वो 1.1446 से हुआ। 1 से क्या हो गया, ये 1.1446 पर ईयर इस तरह से बढ़ा हुआ है। दैट इज़ द मेन वो क्या हुआ है कि 1 जो ग्रो किया 1.446 रेट पे ग्रो किया हुआ है। इसका मतलब इसीलिए -1 किया जाता है। तो अगर ये 1.1446 आया, -1 कर देंगे तो ये भाई साहब आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा 0.1446, ठीक है। ये तो अगर परसेंटेज इसको निकालोगे आप तो 14.46% आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना है? 14.46। तो CAGR की जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो ये 14.46। तो ये पूरा हो गया, डिटेलिंग ऐसे समझने के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई एम नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट थोड़ा सा तो इतना करना ही पड़ेगा आपको बेसिक समझने के लिए, ठीक है। चलिए आइए, तो मेनली तो हम लोग CAGR पढ़ लेते थे ग्रोथ के टर्म्स में कि कितना CAGR है, क्या है। तो जो CAGR लाइफ स्टॉक सेक्टर का रहा है 2014 से, देखिए यहाँ 2 पीरियड निकाला है, 2014 से लेकर के 2021-22, तो 13.36% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। मतलब ग्रोथ में ही चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ही ग्रोथ है। तो 24 से कितने साल का अंतराल हो गया? अगर 15 से 21 लो, 5 साल, 5 या 6 साल हो गए आप, ठीक है। मान लो 14-15 से पूरा लिया गया, 2021-22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो ये जो टाइम आया है इसमें जो है ये 13, अब ये देखिए कंट्रीब्यूटिंग 30.19% टोटल एग्रीकल्चरल GVA। तो एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एड में जो एग्रीकल्चरल GVA में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 30.19% है, ठीक है, जो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया जाए तो दैट्स द एग्रीकल्चर GVA 30.19। 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है ये इंडिया में होता है, ठीक है, हैपन्स इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो 25% इंडिया में पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें से कि 5% जो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 8 करोड़ से ज़्यादा फॉर्मल एम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है। 37% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट आर कंट्रीब्यूटेड बाय हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो 30% जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया का वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द हॉर्टिकल्चर सेक्टर।
कंट्रीब्यूटेड बाय द हॉर्टिकल्चर सेक्टर 2019। देन थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड सेकंड लार्जेस्ट क्या नाम है, ये है हमारा जो कंट्री है। तो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है भैया, फिश प्रोड्यूस का थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम, ठीक है, फिश के मामले में, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर हैं कौन, हम लोग, ठीक है। चलिए आइए की ऑब्जेक्टिव देखा जाए। अगर की ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इंक्रीजिंग लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और प्रोडक्शन, ठीक है, इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है। और ये क्या नाम है, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाना और पर प्रोडक्टिविटी क्या, पर वो टाइम हो जाएगा, पर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, कुछ भी। तो ये सस्टेनेबल मैनर में कि भाई इन्वायरमेंट पे क्षति ना पहुँचे, ऑर्गेनिजम्स पे क्षति ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, थ्रेटन ना हो जाए कोई भी जो भी फिश स्पीसीज़ है या एक्वा स्पीसीज़ हैं, तो उनकी थ्रेटनिंग ना हो पाए, ठीक है, सस्टेनेबल वे में हो, फ्यूचर जनरेशन को अवेलेबल है। वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना, एनिमल बायोडाइवर्सिटी, बायो सिक्योरिटी भी रहे, ठीक है, एंड फार्मर्स लाइवलीहुड, पैसा वैसा भी ये कमाते रहे, एंड देन बायो सिक्योरिटी एज वेल, ठीक। होलिस्टिक ग्रोथ हो किसका, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, फार्मर की इनकम बढ़ा दिया जाए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो, लोगों को न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि बिकॉज पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। कहाँ से हिडन हंगर, मतलब पेट तो भर जाता है पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, दैट्स हिडन हंगर। देन अशरिंग इन द रेनबो रेवोल्यूशन टू इंश्योर बैलेंस्ड और होलिस्टिक डेवलपमेंट, सारे एरियाज़ का डेवलपमेंट हो, दैट इज रेनबो रेवोल्यूशन कवर्स ऑल द ग्रोथ एंड रेवोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो में जितने कलर आते हैं उन सबसे रिलेटेड रेवोल्यूशन, भाई वायलेट वाइट क्या होता है, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो सबका रेवोल्यूशन, जैसे रेड पिंक रेवोल्यूशन मीट से हो गया, ठीक है, राउंड रेवोल्यूशन जो हो गया, सिल्वर रेवोल्यूशन एग से हो जाता है, राउंड पोटैटो है, पिंक मीट हो गया, गोल्डन जो है फ्रूट्स के लिए हो गया, ऑल साइड्स के ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे ब्लू है ये फिशरी के लिए हो गया, ठीक है। अब इसमें जितने कलर आ जाएंगे तो इसमें ऐसे दिखाया गया पूरे स्पेक्ट्रम में जो भी कलर है, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए हो जाता है, येलो रेवोल्यूशन जो होता है सीड के लिए हो जाता है, ठीक, और फिशरीज़ के लिए ब्लू रेवोल्यूशन है, फ्रूट्स के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन है, ठीक है। ये सारे जो रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार बहुत पूछ लेता है, ठीक है। अगर मैं सारा आपको, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, ये हटाइए अभी, ठीक है। तो ये सारा आ गया। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात किया जाए तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, MIDH है, तो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड कोकोनट, ये सब बोर्ड्स बनाया गया क्या, इसीलिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। जैसे हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना है, कब बना हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये 1984 में बना है। इसमें क्या क्या काम, क्या ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे हॉर्टिकल्चर बोर्ड के, तो कमर्शियल जो हाई टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रैक्टिसेस लिया जाए हॉर्टिकल्चर में, ताकि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ग्रो कर सके। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का, पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पोस्ट हार्वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाए जो एनर्जी एफिशिएंट हो। कैसे एनर्जी एफिशिएंट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एफिशिएंट कोल्ड चेन बनाया जाए, ठीक है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ इनको स्टोर किया जाए प्रोडक्ट्स को, ताकि ये प्रोडक्ट ख़राब ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसमें क्या है कि कई नई टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे एफिशिएंसी आ सके, काम में आसानी हो, प्रोडक्ट आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल सके। देन मार्केट डेवलपमेंट किया जाए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना है, देख लीजिए सब, मार्केट डेवलप करना है, मार्केट बनाना है, कहाँ बेचेंगे, कहाँ खरीदेंगे, एक्सपोर्ट का भी डेवलपमेंट आ जाएगा इसी में, ठीक है। वो तो हालांकि APEDA का भी काम है, ठीक है। तो ये भी इनका हॉर्टिकल्चर बोर्ड का है, भाई प्रोडक्शन ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ तो हमारा जो आउटपुट रिसर्च डेवलपमेंट किया जाए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस भी आप इसको कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन करना है हॉर्टिकल्चर में, कि नई मशीन लिया जाए, ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन, किसानों पे जोर कम पड़े और आउटपुट ज़्यादा, मेनली देखिए सब आउटपुट के लिए होता है, अच्छी यील्ड का क्रॉप मिले, अच्छी यील्ड का सीड वीड मिल जाए जिससे अच्छा फ्रूट हो, ये सब हॉर्टिकल्चर की ज़्यादा चीज़ें हैं, शुगर केन हो गया, ये सब हो गया, ठीक। तो ये सारा हॉर्टिकल्चर बोर्ड का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक देखना कि लॉजिस्टिक अच्छा रहे, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बनाया गया, इसीलिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, तो कोकोनट से रिलेटेड हो जाएगा पूरा, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी अब कोकोनट से। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर का, जिसमें NHM काम करेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड काम करेगा, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये सब। फिर क्लस्टर एक डेवलपमेंट सुरक्षा, सब्सिडीज़, तो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को सब्सिडी दिया जाए, भाई जो हॉर्टिकल्चर वाले फार्मर इनको भी तो सब्सिडी मिलना चाहिए, ये सुरक्षा के नाम से आ गया, फॉर डिस्बर्सिंग सब्सिडी। तो इसका नाम क्या है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, तो इसमें क्या हुआ कि एक देश को क्लस्टर में बांटा गया। ये हमारा देश है, ये हमारा इंडिया हम बनाते हैं, अरे मिट भी नहीं रहा है,
ये हमारा इंडिया बन गया, ठीक। वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये हमारा जो बना, चलिए ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या है कि इसमें जोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन देखी गई एक पर्टिकुलर रीजन की, जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, क्या कौन सा किस मामले में स्पेशलाइजेशन है कि कौन से जोग्राफिकल रीजन में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे मैंगो ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे बनाना ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे पाइनएप्पल ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे ऑरेंज ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं पे कुछ, तो एक फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड है ये। तो किससे रिलेटेड है? फ्रूट्स से और वेजिटेबल से। तो जोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक क्लस्टर बनाया गया, जैसे मैंगो के लिए क्लस्टर बना दिया गया, क्या नाम है, लखनऊ वाले को, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे बनाने के लिए अलग बना दिया। एक बार मैं क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ये दृष्टि का खुल गया, वेट मिनट। ये देखिए क्लस्टर डेवलपमेंट में आपको इमेज दिखाऊं अगर मैं, ये देखिए ये क्लस्टर बनाया गया, लखनऊ के लिए आम हो गया, किन्नौर जो है सेब के लिए हो गया, शोपियाँ सेब के लिए हो गया, तो क्लस्टर बनाया ना। तो एक लिए क्लस्टर बना, एक मिनट इसको मैं इमेज अगर यहाँ ले लूँ, तो ये देखिए ये क्लस्टर बनाया गया है, ठीक है। अब इस क्लस्टर के हिसाब से डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आइए दिखाते हैं एक मिनट। तो ये बन गया क्लस्टर डेवलपमेंट इसको अप्रोच। देखिए टोटल 55 मे बी डिस्ट्रिक्ट्स में 55 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, बट शुरू में जो पायलट प्रोजेक्ट है, जो फेज़ 1 हो रहा है, जो पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है, अभी 12 क्लस्टर्स पे काम चल रहा है, ठीक है, 12 क्लस्टर्स पे, ठीक। तो फिर इसके बाद देखा जाएगा क्या इसमें आया, फिर बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए लखनऊ हो गया आम के लिए, कच्छ हो गया आम के लिए, क्लस्टर बन गया एक ना, ठीक है। और ये शायद सिपाही जिला जो है, ये क्या नाम है ये अनानास के लिए हो गया। तो जैसे नासिक और सोलापुर है, ये पोमग्रेनेट के लिए हो गया, ठीक है। चित्रदुर्ग भी है, पोमग्रेनेट के लिए हो गया, ठीक है। बनाना के लिए अनंतपुर और थेनी हो गया। तो ऐसे ऐसे तरह के 12 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। और इसको क्या करना है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी स्पेलिंग अगर गलत हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पूरा इसका वो करना है, सोइंग से लेकर के, अब आप पूरा सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक, और मेनली पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। क्या कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होगा, भैया यहाँ लखनऊ में हो रहा है तो यहाँ जाए, यहाँ तो आम हो ही रहा है तो यहाँ जाए, अनार यहाँ हो रहा है तो यहाँ जाए, अनार कहाँ है, यहाँ जाए, केला यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है इंटरकनेक्टिविटी की और लॉजिस्टिक्स की, कि जो एक जगह पे रिसोर्स कम है वो दूसरी जगह, यही तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरा। भाई अब यहाँ सेब हो रहा है, बाकी देश में नहीं हो रहा ना, तो यहाँ से पहुँचाया जाए, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पहुँचाए, तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे सप्लाई नहीं है तो वहाँ सप्लाई कर दिया जाए, बस यही है। अब यही लॉजिस्टिक, इसका डेवलपमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, स्टोरेज हो, प्रॉपर स्टोरेज हो, ठीक है, कहाँ स्टोर करना है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए प्रॉपरली, ठीक है, हाईवे से कनेक्ट किया जाए, नेशनल हाईवे से कनेक्ट होगा, कौन कौन रास्ते से जाएगा, कहाँ जाना है, और लॉजिस्टिक पूरा जो कनेक्टिविटी है लॉजिस्टिक का, यही है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का, तो पूरा लॉजिस्टिक डेवलप करना है, यही पूरा है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें किसानों को AIDF भी प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट फंड, ठीक है, एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एग्रीकल्चरल में भी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो AIDF प्रोवाइड करना, फंड दिया जाएगा इसमें, ताकि इनका जो है क्या नाम है, इनको प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, ठीक। एक चीज़ और है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हमने देखा था, इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और ये 1984 में बना है, और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके अंतर्गत आता है 1860, ठीक है। और इसको हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी ये बिकॉज इट इज़ इन गुरुग्राम हरियाणा में, तो हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन सोसाइटीज़ एक्ट 2012 में भी इसको इंक्लूड किया जा चुका है। और ये एक कमेटी बनी थी, ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चर, एक कमेटी बनी थी, ठीक है, ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है, जो ये जो कमेटी बनी थी इसी के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये कब हुआ है,
मे बी 1984 में ही था, और इट वॉज हेडेड बाई MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन बहुत बड़ा नाम है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, इनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी। और हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनाएंगे ना, फिर इस क्लस्टर के बेसिस पे ही काम। तो इसमें हमने अभी देखा था कि क्या नाम है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किया जाए, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और FPOs को भी स्कीम भी निकालना फॉर SPOs प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था पूरा, जिसमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जाए, ये सब सारी चीज़ें, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को ग्लोबल वैल्यू चेन से कनेक्ट किया जाए, ग्लोबल वैल्यू चेन, कनेक्टिंग विद द ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, ठीक है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के लिए भी ये सब चाहिए होता है। आज जूस बन रहा है, ये बन रहा है, तो फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स, मेनली फ्रूट बेस्ड जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, जूस बढ़ गया है, और भी सारे केक्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो ग्लोबली इसका बहुत डिमांड है फ्रूट्स की, तो इसको भी ग्लोबल वैल्यू चेन में कनेक्ट करके और पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट किया जाए और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाया जाए। आइए अगला देखा जाए क्या है, बस हम ख़त्म करते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, तो मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, नहीं तो मुझे हैव थोड़ा सा डिजिटल प्रॉब्लम है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा देख लें, और भी चीज़ें हैं इसमें, वे फॉरवर्ड है। तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया, तो हम इसको जो है बाद में करेंगे, इनलैंड फिशरीज़। तो देखिए मैं नेक्स्ट लेक्चर यही कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, तो ये यहाँ पे था एलाइड सेक्टर, ठीक है। तो एलाइड सेक्टर वाला जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है।